विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर, ब्राह्मण वोट साधने के लिए भाजपा ने बनाई कमेटी। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा ने 16 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ब्राह्मणों को बीजेपी से जोड़ने के लिए समिति का गठन किया है। तो कल सुबह 10 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे समिति के सदस्य। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्राह्मण वोट साधने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपा ने यह कमेटी का गठन किया ब्राह्मण वोटर्स को जोड़ने के लिए। तो कल सुबह 10 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे समिति के सदस्य। ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या अपडेट है? 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिनसे कल मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, बात करें अगर लवी, जिस तरीके से आज बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सभी ब्राह्मण सांसदों के साथ दिल्ली में मुलाकात की, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण मंत्री जो भी हैं उनसे मुलाकात की। ऐसे तकरीबन 28 नेता थे जिनसे ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक कैसे ब्राह्मणों को साधा जाए, कैसे उनको अपने पाले में लाया जाए। इसको लेकर गहन मंथन हुआ और कई ब्राह्मण नेताओं ने, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, इस बात की भी शिकायत की कि जो अधिकारी हैं उनकी जो लापरवाही की वजह से ब्राह्मण समुदाय नाराज हुआ है और जो एक इमेज परसेप्शन बना है वो उन सबकी लापरवाही की वजह से हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो बीजेपी ने 16 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष अगर बात करें तो पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को बनाया गया है कि किस तरीके से ये समिति आगे ब्राह्मणों को लेकर के काम करे, उत्तर प्रदेश में कैसे ब्राह्मणों को मनाया जाए, कैसे उनको अपने पाले में लाया जाए। क्योंकि अगर बात करें तो 13% वोट बैंक ब्राह्मणों का है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में उन सभी को कैसे वापस से भाजपा के साथ एकदम से खड़ा किया जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सत्ता मिल सके। इसी को लेकर अब कल मंथन होगा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बताएंगे कि किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश के अंदर काम करना है इस समिति को, जिससे कि ब्राह्मणों को साधा जा सके। जी बिल्कुल, कल 10 बजे जेपी नड्डा से इन सदस्यीय कमेटी की मुलाकात होगी। 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, कन्नौज से इत्र व्यापारी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां इत्र व्यापारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इनकम टैक्स की रेड हुई थी जिसमें 150 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो जीएसटी इंटेलिजेंस ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को अरेस्ट कर लिया है। तो लगातार कई दिन रेड चली थी जिसमें भारी मात्रा में जो है नकदी बरामद हुई थी। जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कन्नौज से आ रही है बड़ी खबर, इत्र व्यापारी पीयूष जैन गिरफ्तार। यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है कन्नौज से, इत्र व्यापारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है। इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने यह कार्रवाई की है। तो कन्नौज के इत्र व्यापारी हैं पीयूष जैन। अब तक उनके घर से 257 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। तो यह ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। इत्र के अलावा गुटखे का भी उनका कारोबार है। बड़ी खबर इस वक्त की, उनकी गिरफ्तारी की गई है। जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने पीयूष जैन को गिरफ्तार किया। तो कल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम उनको कोर्ट में पेश करेगी क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 257 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कन्नौज के घर पर ही जारी है छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो कन्नौज के इत्र व्यापारी हैं पीयूष जैन। जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने उनको अरेस्ट कर लिया है। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक जो रेड है उसमें 357 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आ रही है, जहां इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है। इत्र के अलावा गुटखे का भी उनका कारोबार है। तो 257 करोड़ से ज्यादा कैश अब तक उनके घर से बरामद हो चुका है। तो इत्र के अलावा गुटखे का भी बताया जा रहा है उनका कारोबार है। कन्नौज के घर पर भी
जारी है छापेमारी। 257 करोड़ से ज्यादा का कैश अब तक बरामद हो चुका है। तो कल जीएसटी इंटेलिजेंस टीम कोर्ट में पेश करेगी पीयूष जैन को। इत्र व्यापारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक उनके घर से 257 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और कार्रवाई जारी है। तो गिरफ्तारी के बाद अब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, तो गुटखे का भी कारोबार बताया जा रहा है इत्र व्यापारी पीयूष जैन का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 257 करोड़ कैश अब तक बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है और जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। इत्र व्यापारी पीयूष जैन पर यह कार्रवाई हुई है। जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। कल कोर्ट में पेश करेगी जीएसटी इंटेलिजेंस टीम। अब तक हुई रेड में 257 करोड़ से ज्यादा का कैश इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से बरामद हो चुका है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, 257 करोड़ का कैश अब तक बरामद हुआ है, ताजा जानकारी क्या है? गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से पीयूष जैन को जो टीम है वो ले गई थी दिल्ली और तमाम पूछताछ की है। उनसे तमाम साक्ष्य मांगे गए, दस्तावेज मांगे गए जो उनके घर से रिकवर हुआ है, चाहे कानपुर हो चाहे कन्नौज हो। यहाँ भी अभी भी रेड ऑनगोइंग है, यानी चल रही है और बहुत सारी दीवारें तोड़ी जा रही हैं, बहुत सारे लॉकर्स खोले जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। जिनकी चाबियां हैं वो चाबियों से खोले जा रहे हैं, जिनकी चाबियां नहीं है उसके लिए चाबी बनवाने वाले बुलाए गए हैं। और इसके अलावा जो चाबी नहीं बना पा रहे हैं उसको तोड़ा जा रहा है, यानी लॉकर, अलमारियां, बक्से और जो तहखाना है यहाँ पे इनका एक गोडाउन है। इसके अलावा एक मकान है यहाँ पे, आलीशान मकान है, उसमें 4 मकान लगातार जुड़े हुए हैं जो अलग अलग जिनके दरवाजे हैं, कुल 8 दरवाजे हैं। यानी इतना सस्पेंस है पूरे घर को लेकर कन्नौज में इनके कि वहां पर टीमें लगी हुई है और लगातार चारों मकानों में छानबीन कर रही है। मैं थोड़ी देर पहले ही वहां से निकला हूँ बाहर और रेड अभी भी ऑनगोइंग है, चल रही है। तो इनको पीयूष जैन को टीम ले गई थी दिल्ली, वहां इनसे पूछताछ हुई, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमने अपना जो 400 किलो सोना था वो बेचा है, किस्तों में बेचा है और पिछले 5 सालों में बेचा है। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। जब इन्होंने वेरीफाई किया, टीम ने, सीजीएसटी की टीम ने जब वेरीफाई किया है और कहाँ सोना बेचा है, जो छोटे सोने कारोबारी हैं, ज्वेलर्स हैं, उनको बेचने की बात कही तो सब झूठ निकला, सारी बातें फर्जी निकली। ये पता चला कि ये जो नेक्सस है वो एक पान मसाला का पूरा नेटवर्क है, उसमें 5-6 बड़ी कंपनियां हैं। शिखर मसाला है, शिखर गुटखा कंपनी है, वो उसके अलावा 4 और कंपनियां हैं, उनका पैसा था। तो जब ये चीजें छन गई तब ऑफिशियली गिरफ्तारी की घोषणा दिल्ली में की गई है और दिल्ली में सीजीएसटी को जो डीजी है उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि हाँ वो अरेस्ट कर लिए गए हैं और ये अभी कुछ देर पहले की बात है, अरेस्टिंग हो गई है। इसके अलावा जो और लोग हैं, तमाम और लोग भी इनके पास हैं, सीजीएसटी के जो अधिकारी हैं उनके पास है। इनकम टैक्स की टीम भी यहाँ पर आई हुई है, वो भी छानबीन कर रही है अपने तरीके से, क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। विवेक, कैश बरामदगी को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? कितना कैश अब तक कुल बरामद हो चुका है? देखिए, लगभग 180 करोड़ रुपए उनके कानपुर वाले घर से बरामद हुए थे और यहाँ जो कन्नौज में उनका घर है, ये कहा जा रहा है कि 80 करोड़ रुपए यहाँ से रिकवरी हुई। हालांकि मैं जो सामने देख रहा हूँ चीजों को, यहाँ पर जब मैं पहुंचा हूँ कन्नौज, उसके बाद से जो चीजें देखी हैं, 80 करोड़ रुपए की अगर रिकवरी होती जैसे की चर्चा चल रही है तो यहाँ पर नोट गिनने की मशीनें मंगाई जाती, लेकिन एक मशीन यहाँ मिली है अंदर जो सिर्फ उन्हीं की है, पीयूष जैन की ही है, बाकी मशीनें नहीं मंगाई गई है। हालांकि एक टीम जो सीजीएसटी की है वो यहाँ पर आने वाली है, थोड़ी देर में कह रहे हैं पहुंच जाएंगी, उसके बाद वो टीम पहुंच जाएगी। देखना ही होगा कि अगर वो मशीनें लेकर आती हैं तो ये कंफर्म होगा, क्योंकि अभी इतनी गोपनीय चीजें रखी हैं, वो कुछ ऑफिशियली बताते नहीं है। बहुत शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी विवेक जो अपडेट दे रहे थे। अभी एक और टीम पहुंचने वाली है और कार्रवाई जारी है, लेकिन अरेस्टिंग हो चुकी है इत्र कारोबारी की। ये बड़ी अपडेट थी, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जालौन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहता, अखिलेश यादव बस इसी इंतजार में है कि उनकी सरकार बने और राम मंदिर का निर्माण रोक दिया जाए। यही नहीं, अमित शाह ने कहा कि सपा सरकार ने ही कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, लेकिन राम मंदिर निर्माण का कोई काम कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार किसने गिराई थी? किसने गिराई थी? कार सेवकों पर डंडा किसने चलाया था? अब उनको पसंद आएगा मंदिर बनेगा, उनको पसंद आएगा
वो तो राह देखकर ही बैठे हैं। शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। सालों से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था, भाई बताओ बनता था क्या? जो मांग करते थे उस पर डंडे बरसाए जाते थे या नहीं बरसाए जाते थे? गोलियां चलाई गई या नहीं चलाई गई? किसने चलाई? जोर से बोलो, किसने चलाई? और आज 2019 में आपने पूर्ण बहुमत दे दिया मोदी जी ने कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। वहीं जालौन की धरती पर अमित शाह ने दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटें जीतने जा रही है। साथ ही उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार बुआ बबुआ का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। के राज में 3 ही पीठे, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन करने वाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग परेशानी से, गुंडों के डर से पलायन करते थे। आज मैं कहता हूं, किसी भी माफिया की हिम्मत है आपको परेशान करने की? जोर से बताओ है क्या? और जोर से बताओ है क्या? मित्रों, पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। अभी अपने अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू बहुत गुस्सा है। आपको मालूम है क्यों गुस्सा है? मालूम है? 2 कारण है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। बोली, मुझे बताइए, अच्छा किया या बुरा किया? अखिलेश बाबू विरोध कर रहे हैं। क्यों अखिलेश बाबू? तलाक से आपका क्या लेन देन है? मित्रों, मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे नेता नरेंद्र। वहीं अमित शाह के ट्रिपल पी पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर वार किया है, पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के शासनकाल में 3 पी हैं, पाखंड, प्रताड़ना और प्राणघातक। तो यह है अखिलेश यादव का पलटवार। ट्वीट कर अमित शाह के वार पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। इधर कौशाम्बी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लिया। यहां मंच से उन्होंने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने सपा नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी में मिले खजाने पर तंज कसा। कहा कि गरीबों से लूटा हुआ पैसा बाहर आ रहा है। इतना ही नहीं, राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला किया। आप देख रहे होंगे, जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। आपके कौशाम्बी जनपद में लगभग 50,000 परिवारों को एक आवास मिला है। ये 17 के पहले इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि 17 के पहले यही पैसा इन गरीबों का ये पैसा इन नेताओं की जेब में चला जाता था, जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवालों से निकाला जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने वैक्सीन को लेकर भी विरोधियों पर तंज कसा। कहा कि वैक्सीन का विरोध करने वाले मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे थे। मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने वैक्सीन लिया है, लेकिन जो लोग अभी भी बचे हैं
उनको जरूर वैक्सीन की डोज दिलवाइए। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में कारगर साबित होगा। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में बचाव का सर्वोत्तम उपाय होगा और इसलिए वैक्सीन फ्री में है। जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे वे लोग मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे थे। वे लोग कोरोना से दोस्ती कर रहे थे। उनको गरीबों की चिंता नहीं थी। उनको प्रदेश के नागरिकों की और देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की चिंता नहीं थी। यही फर्क है भाइयों बहनों। जब उनको मौका मिला था वे कुछ नहीं कर पाए और जब सत्ता से बाहर हैं कि दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। पहले कावड़ यात्रा पे रोक लगाई जाती थी, आज कावड़ यात्रा के लिए सरकार पुष्प वर्षा करती है। पहले प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने पर कैसे अव्यवस्था रहती थी, दुर्व्यवस्था रहती थी, भगदड़ मचती थी, लेकिन आज जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ और दुनिया का जो भी श्रद्धालु आता है वह बरबस उसके मुंह से निकल पड़ता कि वाह क्या कुंभ है। वहीं यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार में वो लोग भी मंदिर जाने लगे जो कभी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव अब मंदिर जाकर फोटो सोशल मीडिया पर डालने लगे हैं और राहुल गांधी भी जनेयू पहनकर गोत्र बताते हैं। भूपेंद्र चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के हाल पर दिए बयान पर भी पलटवार करते हुए ओवैसी पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव जिनके पिता ने राम मंदिर पर कार से वो पर गोली चलवाई थी, अब वो मंदिर जा रहे हैं। राहुल गांधी जिनके परिवार के लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने राम का, भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इंकार कर दिया था, वो जनेऊ डाले घूम रहे हैं और अपना गोत्र बता रहे हैं जी हम इस गोत्र से आते हैं। चिंता मत करो, अगर अगली बार सरकार आएगी, आपका जैसा ही विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है, तो ये ओबीसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा और अपना गोत्र बताएगा, आप चिंता मत करो। वहीं माफिया और अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कब्जा मुक्त करवाई गई सरकारी जमीनों पर अब योगी सरकार गरीबों के लिए घर बनाने जा रही है। आज प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले 78 फ्लैट्स का शिलान्यास किया। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में 1721 वर्ग मीटर बड़ी जिस भूमि पर पीएम आवास योजना के तहत जो घर बनवाए जाएंगे उस पर कभी गैंगस्टर अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार ने जमीन पर बुलडोजर चलवाकर कब्जा हटवा दिया और अब इसी जमीन पर गरीबों के लिए 4 मंजिला हाउसिंग सोसाइटी बनवाई जा रही है, जिसका काम 1.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। शिलान्यास के दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी के अंदर किसी माफिया की हिम्मत नहीं कि वो जमीनों पर कब्जा कर पाए। पहले की सरकारें क्या कर रही थी? न गरीब को आवास देते थे, न कमजोर के लिए कोई सुविधा देते थे, न गरीब जो लोगों के लिए अन्न योजना का लाभ ही दे पाते थे, न कमजोर तबकों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा दे पाते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को आवास की सुविधा का लाभ दिया है। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में 1.25 लाख लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला है।
वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा दिया था, आज झांसी के कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान प्रियंका के उस नारे का साइड इफेक्ट सामने आ गया, जब कांग्रेस नेताओं की तरफ से आयोजित मैराथन दौड़ में शामिल होने आई लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कांग्रेस नेताओं के बुलावे पर मैराथन में शामिल होने आई सैकड़ों लड़कियों ने दौड़ शुरू कर दी, जिसके बाद आयोजकों ने मैराथन जीतने वाली बच्ची की बजाय किसी और को इनाम दे दिया, जिसके बाद मैराथन जीतने वाली लड़कियों ने मौके पर लगे कांग्रेस के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग फाड़ डाले और सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच लड़कियों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिसके चलते मौके पर अजीब हालात पैदा हो गए, जिससे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ गया। यहाँ पर ये हुआ कि उनका कहना है कि मैं फर्स्ट आई। हमने उनसे कहा कि ये पे LED वॉल लगवाइए, आप लाइव देख लीजिए, लेकिन क्या हुआ उसी समय कुछ हमारे बाकी लोग आ गए, उन्होंने प्लान करके सुनिश्चित तरीके से इसमें कियोस मचाया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून के दौरे पर रहे। 2022 के चुनाव को लेकर जेपी नड्डा का यह अहम दौरा था और इस दौरान जेपी नड्डा ने गढ़वाल रीजन के 41 सीटों को लेकर पार्टी के जिला प्रभारियों, विधानसभा विस्तारक, विधानसभा प्रभारी और विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने कहा कि सभी को अपना विधानसभा बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना है। निश्चित रूप से यह माताओं के सेहत के लिए और बच्चों के लिए, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य के जगत में, एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और आप लोग जब उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उससे उनका हौसला बुलंद होता है, हम सब का हौसला बुलंद होता है और पार्टी को भी ताकत मिलती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसे ही फैसले ले पाते हैं जो जनता के लिए, माताओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह महिला सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा उपकरण है और इस महिला सशक्तिकरण के उपकरण में भी आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके इसको एक तरीके से सराहा है, उससे भी हम सबका हौसला बढ़ा। मौसम के मिजाज की जी हां बात करें, लगातार जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, न्यू ईयर करीब आ गया है और उससे पहले सैलानियों के लिए उत्तराखंड से एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और रुद्रप्रयाग जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक तरफ केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मशहूर पर्यटक स्थल चोपता में भी बर्फबारी हुई। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और इसीलिए देश भर से सैलानी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। न्यू ईयर मनाने के लिए सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता को और यहां देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी का शानदार नजारा है और इसीलिए यहां पर दूर दराज से सैलानी रुक कर रहे हैं।